नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। यूपी के कानपुर में बाल संरक्षण गृह मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासत तेज होने लगी है। सरकारी बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियों के गर्भवती पाए जाने की खबरें मीडिया में आने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। इसके अलावा कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने घटना पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना पर ट्वीट करते हुए जांच की मांग की। उन्होंने लिखा है कि इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच कराए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने इस घटना को मुजफ्फरपुर की घटना जैसा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे में फिर से इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। इस पूरे मामले में कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी का कहना है कि लड़कियां शेल्टर होम आने से पहले ही गर्भवती थीं। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू विंग में भर्ती हैं। और अब इस मसले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आप नेता संजय सिंह ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है या योगी प्रशासन का जो बयान आ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और आप मुझे बताइए कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं और उस पे उत्तर प्रदेश का योगी का बेशर्म प्रशासन ये कह रहा है कि साहब ये लड़कियां तो दूसरे जिलों से यहां पे लाई गई थी। इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ, 7 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, उस पे पॉक्सो लगा होगा, उस पे कुछ धाराएं लगी होंगी, FIR हुआ होगा, उस पे क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि पॉक्सो के तहत अगर कोई मामला दर्ज किया जाता है उसकी एक निश्चित समय सीमा है कार्रवाई करने की। तो योगी जी ने उस पे क्या कार्रवाई की ये बताने के बजाय आप एक घटिया सी दलील सामने लेके आ गए कि साहब वो तो बाहर से ही जो बच्चियां आई थी वो गर्भवती थी। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही दूसरे जिलों में लेकिन 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वहां बाल संरक्षण गृह में रखा गया। उस पर कार्रवाई क्या हुई ये बताइए ना। 57 लड़कियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब वो लड़कियां किसके संपर्क में आई, कहां पर निकली, कैसे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, ये बताना चाहिए प्रशासन को। तो कानपुर शेल्टर होम केस को लेकर अब लगातार सियासत जारी है। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जैसा कि आपने सुना भी, आप नेता संजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिलहाल दीपक मिश्रा कानपुर से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। कानपुर शेल्टर होम को लेकर इस समय पूरे सूबे की सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल
कानपुर शेल्टर होम में जब से ये 57 बालिकाएं जो है कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, तब से कानपुर से ये राजनीति गरमाई और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और अब उसकी आग जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि इन सभी जो लड़कियां हैं उनको जो है इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं जो 7 गर्भवती लड़कियां थीं उनका इलाज भी जो है वो कानपुर मेडिकल कॉलेज और रामा में जो है चल रहा है। हालांकि बयान जारी किया गया है, जो सफाई दी गई है वो ये कहा गया है कि जो लड़कियां थी नाबालिग जो प्रेग्नेंट निकली हैं तो उनका जो है पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको यहाँ पे लाया गया था, तो वो पहले से ही गर्भवती थी। हालांकि इस मामले में आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर प्रशासन की तरफ से जो है वो एक जाँच कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो है एक ADG रैंक का अधिकारी और एक जो है CO और एक ADM जो है वो इसकी पूरी जाँच करेगा और जाँच के बाद में जो भी रिपोर्ट होगी वो DM को सौंपी जाएगी और उसके बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये 57 लड़कियां आखिर कोरोना संक्रमित हुई कैसे? क्या कोई ऐसा था जो बाहर से वहां आता जाता था या ये लड़कियां खुद बाहर जाती थी? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल कांग्रेस से प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, कानपुर शेल्टर होम को लेकर इस समय पूरे सूबे की सियासत गरमाई हुई है, आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश के योगी जी के लिए और भी शर्मनाक बात है, क्योंकि योगी जी तो और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उत्तर प्रदेश में राम राज ला रहे थे। अगर ये उनका राम राज्य है तो ये राम राज्य इनको बधाई, लेकिन वो राम राज्य का नाम ना लें, क्योंकि राम राज्य क्या रहा है वो हम लोगों ने रामायण के माध्यम से जाना है। पहले देवरिया में बिल्कुल ऐसे ही हुआ शेल्टर होम के मामले में। तब सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए ही तमाम तरीके की लीपापोती की और जो मुख्य आरोपित थे उनको बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उसका नतीजा ये रहा कि ये जो कानपुर और ऐसे न जाने कितने और शेल्टर होम और बालिका संरक्षण गृह है जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसकी अगर किसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तो निश्चित रूप से योगी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिन्होंने देवरिया के मामले में लीपापोती की और उसमें कार्रवाई नहीं होने दी। ठीक है उमाशंकर जी, फिलहाल बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, अनिला सिंह जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है? मुझे जो लगता है कि इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती, जो कि हम चाहे वो समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो हो या उत्तर प्रदेश में भेजी गई प्रियंका वाड्रा हो, इनको राजनीति की और कोई जगह नहीं मिली। मतलब अब आप ये महिलाओं और बच्चों के ऊपर राजनीति, ये कौन श्रीमान है बीच में बोल रहे हैं? इनको ये तमीज नहीं कि अगर मैं एक महिला होने के नाते मैं कुछ बोल रही हूँ बीच में बोलेंगे? उमाशंकर जी एक मिनट, उमाशंकर जी जब आप बोल रहे थे तो अनिला सिंह जी ने बीच में नहीं टोका था, तो एक बार उनसे उनका जवाब ले लेते हैं। उमाशंकर जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक मिनट अनिला सिंह जी को जवाब देने दीजिए। जी अनिला जी। जी, अब इनको इतनी डिसेंसी नहीं है कि कोनों पर जो है डिबेट नहीं होती है। खैर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ना तो बच्चियों का कोई सम्मान किया जा रहा है, उनको ये अगर वो बीजेपी गवर्नमेंट के तहत आई हुई है मेडिकल में, देखिए तरीके से रिएक्शन नहीं दे सकते अगर ये श्रीमान बीच में बोलते रहेंगे। ठीक है अनिला जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए, वो नहीं बोलेंगे। देखिए, जब भी कोई बच्ची आती है तो उसकी मेडिकल जांच होती है, उसकी रिपोर्ट जो है वो लगाई जाती है, DM तक रिपोर्ट जाती है। ठीक है, ये बच्चियां आई, ये ऑलरेडी गर्भवती थी, उनके परिवार वाले उनको नहीं रख रहे थे, जो भी कारण हो। ठीक है, आप ये जो इस प्रकार से गंदी और घिनौनी खबर जो उड़ाई जा रही है, और यहाँ पर योगी जी जो एक सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं आज कोरोना के समय में, शायद वो एक जलन है इसकी वजह से अखिलेश यादव हो और क्या प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के पर आए हैं कि वो जो बच्चियां शायद आज उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस प्रकार से रिएक्ट करें। हेलो, ठीक है जी। तो
मैडम ये तो सोचना चाहिए था कि उन बच्चियों के विषय में तो उन लोगों को सोचना चाहिए था। वो बेचारी बच्चियां हैं, गर्भवती हैं, समाज और परिवार की तरफ से प्रताड़ित हो रही होंगी, तब यहाँ पर शेल्टर होम में आई हैं। अब ये प्रियंका वाड्रा अपने आप को बहुत बड़ी महिला चेहरा मानती है राजनीति में, वो भी इन बच्चियों के ऊपर पूरी राजनीति करने के लिए बैठ गई हैं। मतलब इनको हर जगह ये लोग जो है इनका झूठ का पर्दाफाश होता है, पर फिर भी बाज नहीं आते हैं। अनिला जी, आप सांसद संजय सिंह ने ये सवाल किया है कि अगर ये पहले से गर्भवती थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 7 नाबालिगों के साथ रेप की वारदात हुई है। उन्होंने ये जवाब मांगा है कि उन वारदातों में क्या कुछ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। ये संजय सिंह जी से पूछना चाहिए कि श्रीमान आपको पता है कि किस वजह से वो प्रेग्नेंट हुई? शर्म आनी चाहिए संजय सिंह को कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने सीधे सीधे बोल दिया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं सब। मुजफ्फरपुर में भी यही लोग थे, देवरिया में भी यही लोग थे, और अब कानपुर में भी यही लोग हैं। ये लोग हैं जो सत्ता के नाम पर दलाली करते हैं, जो सत्ता के नाम पर इन संवासनी गृहों का शोषण करते हैं। ये वो लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे? जितने भी अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? उमाशंकर जी, तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये जो 7 लड़कियां थी जो नाबालिग थी उनके साथ रेप हुआ है, क्या आप श्योरिटी दे रहे हैं इस बात की? नहीं, देखिए, रेप हुआ है या शोषण हुआ है, ये चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सक तय करेंगे। उनकी जांच के बाद ये चीजें आएंगी। लेकिन मीडिया की खबरों के माध्यम से, अखबारों से जो बातें उत्तर प्रदेश में आई है, जो सामने आई है, निश्चित रूप से ये सरकारी संरक्षण में उन लड़कियों के शोषण का मामला है। 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हुई हैं, 27 को कोरोना हुआ, 57 को। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उमाशंकर जी, 2 नहीं 7 हैं, और उन 7 में से 2 ऐसी हैं जो कि कोरोना नेगेटिव निकली है। और अनिला सिंह जी बिल्कुल देवरिया वाले मामले की तरह लीपापोती कर रही हैं। ये महिला है, ये महिला होकर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार की लीपापोती कर रही है। अनिला सिंह जी को भी शर्म आनी चाहिए। योगी जी को शर्म नहीं आएगी, भाजपा को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग उसमें स्वयं शामिल हैं। देवरिया में भी सत्ता के संरक्षण में ही सारा मामला सामने आया था। मुजफ्फरपुर में भी, बिहार में, जहां ये नीतीश जी के साथ साझीदार है, वहां पर भी यही लोग शामिल रहे और इन्हीं का संरक्षण रहा। ये क्या मुंह दिखाएंगे देश को? क्या मुंह दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, जो खुद ऐसे कार्यक्रमों में ये लोग शामिल रहे हैं? इनके ये घटिया लोग हैं। लेकिन सर, इस तरह से मीडिया में आप चाहें कि आपको सबूत लाकर दिखा दिया जाए, अगर वो रिकॉर्ड भी निकाल कर लाएंगे तो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि नाम या किसी का परिचय देने का अधिकार नहीं है। वो ठीक है, हम उस मामले में इनके साथ हैं, लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश बार बार शर्मसार हो रहा है, चाहे वो देवरिया का मामला था, चाहे वो कानपुर का मामला है, चाहे वो उन्नाव का मामला था, चाहे वो शाहजहांपुर का मामला था, चाहे इनके पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद का मामला था। ये सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही संलिप्तता रही है या उनका संरक्षण रहा है। देवरिया के मामले में इनके कैबिनेट मिनिस्टर उस महिला के यहाँ जाया करते थे। ये बात अब किससे छिपी हुई है? कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, उनके साथ तस्वीरें आम हुई। रेणुका कुमार जी को, जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थी, उनको भेजकर, हेलीकॉप्टर से भेजकर इन्होंने 2 घंटे में जांच करवा ली थी। ये लीपापोती थी। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि आज कानपुर में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये त्रासदी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश संसार हो रहा है। इस पर अनिला सिंह जवाब देंगी? अनिला सिंह जी फोन काटकर जा चुकी हैं। उमाशंकर जी, अनिला सिंह जी ने हमसे संपर्क तोड़ लिया है, वो फोन काटकर जा चुकी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार को इस पर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। हर बार की तरह सरकार ने फिर से एक टीम गठित कर दी है इस मामले पर जांच के लिए, लेकिन वो जांच कहाँ तक पहुंचती है उसका किसी को अता पता नहीं लगता। आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उत्तर प्रदेश के हर मामले को योगी जी, जब मामला उछलता है, उसको सीबीआई को दे देंगे, उसको एसटीएफ को दे देंगे, लेकिन उस जांच का नतीजा, किसी भी जांच का नतीजा आज तक उत्तर प्रदेश के सामने नहीं आया। हर मामले में नतीजा ढाक का 3 पात, लीपापोती
और भारतीय जनता पार्टी संरक्षित दोषियों को बचाने का कार्यक्रम के अलावा ये जांच और कुछ भी नहीं होते हैं। हर मामले में आप देख लीजिए, देवरिया शेल्टर होम के मामले में किस दोषी को सजा मिल गया? वो उस समय के जो वहां के तत्कालीन एसपी रहे, डीएम रहे, इन सबको लीपापोती करके बचा लिया गया। बिल्कुल। और जो महिला थी, उस महिला को भी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और इनके नेताओं के संरक्षण में थी, उसको भी इन लोगों ने बचा लिया। क्या हुआ? ऐसे ही ये कानपुर का मामला है, इसमें भी आप जब तह तक जाएंगे, जब इसकी परतें खुलेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी या उनके संरक्षण में ही लोग सामने आएंगे और इसको भी लीपापोती करके बचा लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है उमाशंकर जी, 57 लड़कियां एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। इसका मतलब इनके स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। कई तरह की खामियां शेल्टर होम में नजर आ रही हैं। एक लड़की HIV पॉजिटिव है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किसी तरह की मेडिकल सुविधाएं लड़कियों को नहीं मिलती थी। देखिए, मेडिकल सुविधा तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का चरित्र कितना घिनौना है। कोरोना काल में संवासनी लड़कियों में 57 लड़कियों को कोरोना होना, वो ये बताता है कि सारे नियम कानून लॉकडाउन के, सारे नियम कानून कोरोना से बचने के, सबकी धज्जियां उड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी संरक्षित उनके सरकार में जो कुछ वहां पे हुआ है, वो योगी सरकार का असली चेहरा उत्तर प्रदेश और देश के सामने उजागर करता है। आप समझिए कि ऐसा कैसे हुआ होगा। आपके दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर हो पाया होगा। निश्चित रूप से मेरा ये कहना है, किसी भी थाना क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बगैर पुलिस और वहां के नेताओं के संरक्षण के ऐसी कोई भी कार्रवाई या ऐसी कोई भी घटना, अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। आप एकदम सही कह रहे हैं उमाशंकर जी। इस समय हमारे साथ लाइव एक अन्य मेहमान भी जुड़ी हुई हैं, ताहिरा हसन, समाज सेवी हैं। ताहिरा हसन जी, कानपुर शेल्टर होम केस इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। बिहार में मुजफ्फरनगर में हुआ, फिर उसके बाद देखिए आप देवरिया में हुआ, और उसके बाद अब ये कानपुर के संरक्षण राजकीय बालिका संरक्षण गृह में हुआ। जैसा इसका नाम है संरक्षण गृह, यहाँ बेबस मजबूर बच्चियों को रखा जाता है। उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सरकार की, स्टेट की होती है। मुझे लगता है कि स्टेट के अंडर आता है। इसमें अभी तक कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं की गई, और उस कमेटी में कुछ बाहर के लोग जो इस पे बच्चों पे और महिलाओं पे काम करते हैं, उनको भी रखना चाहिए, और एक मजबूत रिपोर्ट इस पे आनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया कि 171 बच्चियां वहां पे हैं और 57 जो है उनको कोरोना भी हो गया, कोरोना वायरस से भी इन्फेक्टेड है, 5 जो है वो प्रेग्नेंट है, एक को HIV पॉजिटिव बताया जाता है, एक को हेपेटाइटिस C से इन्फेक्टेड है। आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके अंदर जब पूरी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी में रखी जाती है, तो कहां से कब कैसे हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसको देखना और इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ स्लोगन और नारे से नहीं चलता है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। महिला अस्मिता की बात करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ ये सवाल खड़ा करता है कि महिला अस्मिता की सिर्फ बात करना, महिला एम्पावरमेंट की सिर्फ बात करना, बिटिया को पढ़ाओ की बात करना सिर्फ बात है, ये सिर्फ स्लोगन रह गया है। इसके बारे में क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? मुझे लगता है कि कमेटी तो गठित हो ही जानी चाहिए थी, और उसको फैक्ट फाइंडिंग टीम को चल पड़ना था देखने के लिए कि किस तरह से पूरी जांच अपनी करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, इस मामले में तो ताहिरा जी, इस मामले में तो कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन बात यह है ना कि वो जो कमेटी है वो कितना निष्पक्ष जांच कर पाती है, ये सवाल भी बड़ा है। और ये सिर्फ कानपुर शेल्टर होम की बात नहीं है ना, पता नहीं देश में ऐसे कितने शेल्टर होंगे जहां इस तरह की घटनाएं घट रही होंगी। जानते हैं, बिल्कुल हमने
देवरिया में भी यही देखा था। कहां तक गया, कंक्लूजन कहां तक पहुंचा, ये केस कहां तक पहुंचा अभी नहीं पता। अगर सख्त सजा हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सही जांच हो जाए तो दोबारा लोगों की हिम्मत न पड़े। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही कहा अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि बिना पुलिस के नेक्सस के और वहां के स्थानीय नेता के नेक्सस के ये काम कैसे हो सकता है। जी। और कोई ना कोई जब वो संरक्षण गृह में एक पूरी टीम होती है जो देखती है, जो वहां पर एक सिक्योरिटी होती है, उसमें लैप्सेस कैसे हुए उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नीचे स्तर पर नहीं उसको स्केपगोट बनाना चाहिए, पूरा ऊपर से नीचे तक कड़ी को जोड़ना होगा, मिलाना होगा, देखना होगा। ये महिला अस्मिता की बात है, ये सिर्फ स्लोगन की बात नहीं है कह के छोड़ देने की। सिर्फ कानून हमारे पास इतने मजबूत है, जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी और लोग चले जाए गेट अवे आफ्टर कमिटिंग हीनियस क्राइम, तो वो क्राइम रुकेगा कैसे? महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति क्राइम कैसे रुकेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की हमारे देश में काफी कमी नजर आ रही है। ताहिरा जी, की सख्त जरूरत है। किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के शेल्टर होम बने हुए हैं। इस पर तो पूरे देश को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि किसी राज्य को अपने हिसाब से। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई राज्य के अपने हिसाब से नहीं, सबको मैंने कहा इसको समाज के ताने बाने को भी ठीक करने की बात है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना काम करने की बात है कि किस तरह से शेल्टर होम में जहां बेबस बच्चों को शेल्टर दिया जाता है, उनकी किस तरह से शोषण हुआ है, उनका फिजिकल शोषण हुआ है। आप सोचिए, महिला की अस्मिता पे प्रहार हुआ है। बिल्कुल, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे पास कानून है, उनको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? और बार बार ये कैसे हो रहा है? शेल्टर जो केस हमारे सामने आ रहे हैं, मीडिया द्वारा आ रहे हैं या बाहर निकल आ रहे हैं, इसमें 5 बच्चियां प्रेग्नेंट हो गई, एक HIV पॉजिटिव हो गई, एक हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हो गई, तो सामने आया ये केस। तो आखिर उनके खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा और मजबूती से इसको नहीं देखा जाएगा, मिल के मैं कहती हूँ सबकी जिम्मेदारी है, जो एक्टिविस्ट है वो भी इसमें मुखर हो और सरकार को मुखर होना हो। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो महिला को कम्युनिटी समझ रहे हैं, जो बच्चों को कम्युनिटी समझ रहे हैं, जो बेबस महिलाओं को की अस्मिता को रौंद रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं कि बेबस है, इनको रौंदा जा सकता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारे पास कानून है, उनके अंतर्गत इन पे एक्शन हो। हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर इनको तुरंत जेल के अंदर इनको डाला जाना चाहिए। बात तो यही है ना कि कानून हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। वो कानून जो है वो धरातल जमीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कानून तमाम बना दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, कानून हमारे पास बहुत है। देखिए, निर्भया के बाद जो मजबूत कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी के गठित होने के बाद सारी महिला ऑर्गेनाइजेशंस ने और एक्टिविस्ट ने अपने इनपुट दिए, एक मजबूत कानून बना। लेकिन बार बार हम देखते हैं कि महिला अस्मिता रौंदी जाती है, महिला को कम्युनिटी समझते हैं। कहीं कोई लड़ाई है तो फिर महिला को ही उस पर टारगेट, बलात्कार जो है या उसके साथ इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसको एक पेट्रियार्की में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, महिला के आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए, उसकी अस्मिता को तोड़ने के लिए। तो जब तक ये कानून जो बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो उन कानून के बनने से क्या होगा? और कोई सोसाइटी सभ्य नहीं कह जा सकती, कोई समाज अगर वहां महिला की रिस्पेक्ट नहीं है। किसी भी समाज कितना प्रोग्रेसिव है और कितना लिबरल है और कितना बेहतर सोचता है, यह महिला को किस तरह से उस समाज में देखा जाता है, ये तय करता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा हसन जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। उमाशंकर जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो कुछ भी कानपुर शेल्टर होम केस में सामने निकल कर आया है, उम्मीद है कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बस एक टीम गठित करने का काम किया गया है। देखिए, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो प्रदेश सरकार के अधीन है और यही कारण रहा कि देवरिया शेल्टर होम के मामले में कोई भी कार्रवाई या कोई भी दोषी को
सजा मिली हो, ये बात सामने नहीं आ पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। सत्ता के संरक्षण में ही ऐसे घिनौने कृत्य होते हैं, और जब सत्ता के संरक्षण में होते हैं तो जो भी जांच एजेंसी होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ही होगी और वो अपने लोगों को बचा लेगी। ये जो एक घिनौनी बात है वो ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो ये साबित करता है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों घिनौने हैं। और बेटी बचाओ का जो नारा है वो असल में भारतीय जनता पार्टी से बेटी को बचाना है। बेटी पढ़ाने से इनको कोई लेना देना नहीं, बेटी बचाना है, और वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से जिनके संरक्षण में इस तरीके के शेल्टर होम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत वो देश है, उत्तर प्रदेश वो देश है जहां नारियों की पूजा की जाती है, जहां महिलाओं में मां बहन और बेटियां देखी जाती हैं, जहां भाई रक्षाबंधन के दिन हाथों में राखी बंधवाते हैं। ऐसी मां बहनों के ऐसे बहनों के साथ, ऐसी बेटियों के साथ इस तरीके का जो घिनौना कृत्य जगह जगह देखने को आ रहा है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगेगी और इनके पाप की लंका उनकी आह में ढह जाएगी। बिल्कुल, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरे देश में कमी है, तभी हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। महिलाएं तो छोड़िए, हम बच्चियों तक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कानपुर से जो ये मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार सियासत जो है अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना और ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस तरह के मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं। और ये बात एकदम सही है, कुछ ना कुछ राजनीतिक संरक्षण, स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे शेल्टर होम को, इसलिए इस तरह के मामले सामने आते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि जो अब ये मामला सामने आया है कानपुर से, इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। जो भी आरोपी हैं या जिसने भी लापरवाही बरती है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें लापरवाह नजर आए हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जाए, ताकि लोगों का भरोसा बन सके। सरकार के साथ साथ प्रशासन और पुलिस पर भी लोगों का भरोसा मजबूत हो सके, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।